Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all. About us. Now let us start with the chapter number 3 of class 10 economics, जिसमें हम पहले terms देख लें कुछ chapter से. तो ये हम पहले देखेंगे कि मनी क्या होता है. मनी एक्ट as an intermediate in the exchange process. It's called medium of exchange. मनी को medium of exchange बोलते हैं क्योंकि ये exchange process में किसी भी commodities को हम buy या sell करते हैं तो उसमें intermediate यानी बीच का रोल जो है मेडिएटर एज अ मेडिएटर ये एक्ट करता है. ठीक है. मेनी डे टू डे लाइफ हमारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हम बाय करते हैं, ठीक है, या बेचते हैं विद द यूज ऑफ मनी. ठीक है. अब रीजन कि क्यों सारे ट्रांजेक्शन जो है वो हम जो करते हैं वो हम पैसों में ही करते हैं, क्योंकि मनी जो है अगर कोई पर्सन होल्ड करता है तो इट वर्क्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. ठीक है. ये स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे वर्क करता है कि अगर हमने 50 रुपए रखे हैं तो 50 रुपए का जो भी मार्केट में सर्विस अवेलेबल है, जस्ट लाइक कि ट्रांसपोर्टेशन, किसी बस का टिकट हो गया या ट्रेन का टिकट हो गया या फिर कोई कॉमोडिटी लाइक 50 रुपए में अगर कोई क्लोथ अवेलेबल है तो इस तरीके से हम उसके सेम वैल्यू से बाय कर सकते हैं. ठीक है. और साथ ही साथ अगर मैं हमारे पास वो 50 रुपए का कोई क्लोथ का टुकड़ा है, ठीक है, तो हम उसको उस रेट पे सेल कर सकते हैं. ठीक है. सेल कर सकते हैं और हमें उतना प्राइस मिल सकता है, तो मतलब उतना मनी मिल सकता है. तो ये चीजें हमारी हो जाती है. स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे एक्ट करता है, इसलिए हम ट्रांजेक्शन इससे करते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. तो उसके पहले हम हम ये देखेंगे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है उसके पहले हम बैटर सिस्टम देखेंगे. बैटर सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें दो पार्टीज जो है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करती है. ठीक है. अगर एज अ ए और एज अ बी, ए के पास अगर राइस है और बी के पास क्लोथ है, ठीक है, तो क्या होगा ना कि ए जो है अपने लिए क्लोथ्स ले लेगा, इसके बदले में बी को राइस प्रोवाइड कर देगा. ठीक है. तो इस तरीके से लोगों का काम चल जाता था. फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का प्रॉब्लम आया, जिसमें क्या हुआ ना कि ए हुआ और बी हुआ ना, तो ये राइस लेके आया मार्केट में, बैठा और बोला ना कि राइस ले लो, और ये क्लोथ्स लेके आया. ठीक है. लेकिन राइस तो बी ले लिया. ठीक है. राइस जो है वो बी ले लिया. ठीक है. लेकिन वो ये बोला ना कि ए को इसके बदले में मैं क्लोथ्स दे पाऊंगा. ठीक है. तो वो बोला कि नहीं, ए बोला कि नहीं, मेरे को क्लोथ्स नहीं चाहिए, मेरे को ब्रेड चाहिए. ठीक है. अब ये बी के लिए समस्या आ गया कि वो ब्रेड कहाँ से लाए, उसके लिए ब्रेड का जुगाड़ करना पड़ेगा, तब ना एक्सचेंज हो पाएगा. तो यही प्रॉब्लम आया कि लोगों को चाहिए कुछ और था बैटर सिस्टम में, लेकिन मतलब एक का कंडीशन फुलफिल हो पा रहा था और एक के लिए, एक को एक्सचेंज करने के लिए दूसरा कमोडिटी चाहिए, मतलब लेना पड़ रहा था. तो इस तरीके से चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी. तो फिर वहां पे जो सॉल्यूशन बन के आया वो आपका आया मनी. ठीक है. मनी अगर दे देता है राइस के बदले में एक को, तो वो क्या करेगा, जाके ब्रेड बाय कर लेगा. ठीक है. ए राइस बेच दिया बी को, बी इसको मनी दे दिया, मनी जाके ये इसको 12 रुपया दिया, 12 रुपया का ये जाके ब्रेड खरीद लिया. तो इस तरीके से ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुई. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स इन द बैंक. डिपॉजिट इन द अकाउंट, जो बैंक में हम जैसे कि हमने सैलरी अर्न करी. ठीक है. हमने सैलरी अर्न करी, हमने जैसे मान के चलो किसी को 40,000 रुपीज मान के चलो किसी को 14,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है, और उसको क्या है ना कि वो उसका 25 जो है 25 जो है वो स्पेंड कर देता है. 40,000 मिल रहा है, उसको 25 है, वो 5 स्पेंड कर देता है, 15 उसके हाथ में बचता है और वो जाके ना ये सेविंग्स अकाउंट में डाल देता है. सेविंग्स अकाउंट में डाल देता है. अब ये डाल देता है तो ये डिपॉजिट जो है वो बैंक में एज अ डिपॉजिट्स काम करती है. ठीक है. जो कि विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी. ठीक है. विद द फॉर्म ऑफ वाया जो है डीडी, या फिर चेक भी होता है. ठीक है. तो चेक वगैरह से हम
कर सकते हैं इसको। फॉर इंस्टांस अगर कोई वर्कर अपनी सैलरी रिसीव करता है और एंड ऑफ द मंथ उसके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश आते हैं, तो वो बैंक में अकाउंट खोल के अपने नाम पे डिपॉजिट कर सकता है। बैंक जो है इस डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेती है, और हमारे ये 15 रुपए सॉरी, ये 15,000 है। ऐसा कई सारा लोग होगा, ABCD बहुत सारे लोग होंगे जिनके अलग अलग ये पैसे होंगे। अब ये 15-15 करके बहुत सारे होंगे, तो कोई ऐसा बोरोवर आएगा जो क्या करेगा ना कि इन सब के पैसे को बोरो करेगा, और उस पे जो है बैंक क्या करेगी ना, हमें, चूंकि हमने अपना 15,000 रखा था, तो हम हमारे पैसे को आप बोरो करो, कि बैंक अपने घर से पैसा नहीं देता है, ठीक है। बैंक हमारा ही पैसा दूसरे बोरोवर को बोरो देता है, लैंड करता है, और हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आपका है चेक। चेक है एक ऐसा पेपर, ठीक है, जिससे हम किसी भी पर्सन को स्पेसिफिक अमाउंट पे कर सकते हैं, ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं। वो जाके चेक दिखाएगा और हम उसको, वो पैसे ले लेगा, ठीक है। तो हम एज अ चेक पे क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट लिखते हैं, अपना सिग्नेचर डालते हैं, और जिसे हमें पे करना है उसका नाम हम पीछे ब्लॉक लेटर में लिख देते हैं कि आई एम पेइंग टू हिम और हर, ठीक है। तो ये चेक का अपना ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक एक ऐसा सेंट्रल बैंक है जो हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसीज को, मॉनेटरी पॉलिसी मींस मनी रिलेटेड पॉलिसीज की, किस तरीके से मनी जो है वो किस तरीके से उसका पूरा एक्टिविटी रिलेटेड, जितना भी मनी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं हमारे इन कंट्री में, उसको वो देख रेख करता है। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सुपरवाइज करता है एक्टिविटीज जो फॉर्मल सेक्टर में होती है, जैसे एक बैंक एंड ऑल में, और उसके एक्टिविटीज को करता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में हम अगर देखें तो कोई भी सुपरवाइज करने के लिए नहीं होता है फंक्शन को। वहां पे ना बैंक मतलब वहां पे इनफॉर्मल होता है सब कुछ, लोग खुद से ही लेंड करवाते हैं, खुद से मनी देते हैं, खुद से रिसीव करते हैं, खुद से रखते हैं। वहां पे नहीं होता है कि किसी को जाके बताना पड़ता है, या फिर पैसे मतलब क्या क्या एक्टिविटी हुआ, क्या क्या ऑडिट हुआ, ये कुछ लोग अपने से ये सोचते हैं, ठीक है, अपने से करके रखते हैं मेंटेन। इसका इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल सेक्टर में इंफॉर्मेशन RBI को नहीं जाता है, ठीक है। बाकी फॉर्मल सेक्टर से बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, ये सब RBI को इंफॉर्मेशन सबमिट करता है, ठीक है, कि ये कब किसको कैसे मनी लेंड कर रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्रेडिट। क्रेडिट क्या है? ओके, क्रेडिट जो है वो ऐसा एक्टिविटी है जिसमें बोरोइंग होता है और साथ ही साथ लेंडिंग ऑफ मनी, मतलब उधार देना, या फिर कह सकते हैं ना कि हमने किसी को उधार दिया, या फिर इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी उनको लोन के तौर पर दिया। तो ये दो पार्टीज के बीच में जो बोरोइंग और लेंडिंग का एक्टिविटी होता है उसको क्रेडिट कहते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कोलैटरल। कोलैटरल एक पर्टिकुलर एसेट होता है, या फिर एक डॉक्यूमेंट होता है जो गारंटी के तौर पे हम लेंडर को देते हैं, जो हमें मनी लेंड करता है, ठीक है। तो आपने कभी सुना होगा कि आपको जैसे कुछ भी है भी अमाउंट, मतलब आपको जैसे कि 2 लाख रुपए जो है आपको लेने हैं, तो 2 लाख की आपको कोई भी ऐसे नहीं दे देगा, यू हैव टू पुट अ गारंटी इन फ्रंट ऑफ हिम और हर। तो आपको अपने बैंक, मतलब अपने लैंड के कागजात, प्रॉपर्टी के पेपर्स, या फिर आपका कोई भी लाइव स्टॉक्स है, व्हीकल, गाड़ी के पेपर, ये सब उनको देना पड़ता है कि अगर आप ये नहीं टाइम से चुका पाओ तो हम एज अ गारंटी, मतलब होता है गिरवी रखना, वो हम ले लेते हैं, ठीक है। और जब तक लोन रीपे नहीं होता है ना, तब तक ये पेपर जो है वो लेंडर के साथ ही रहती है। प्रॉपर्टीज सच एज लैंड, टाइल्स, डिपॉजिट विद बैंक, लाइव स्टॉक्स आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द कोलेटरल यूज फॉर बोरोइंग, ठीक है। ये सारे जो है वो कॉमन एग्जाम्पल है जो कोलैटरल के तौर पर यूज होता है बोरो करने के लिए। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट हो गया आपका, कोलैटरल इंटरेस्ट रेट जो हर बार जो लोन अगर आप किसी से लेते हो, तो जो लोन पे पैसे जो है, प्रिंसिपल अमाउंट पे जो पैसे चार्ज होंगे टाइम बाय द टाइम, ठीक है, कि अगले मतलब अगला आदमी उस पे इंटरेस्ट रेट लगाता है, और उस रेट के हिसाब से पैसे जो है वो बढ़ाते जाता है, और लास्ट में आपको मेन अमाउंट जो है वो थोड़ा ज्यादा पड़ता है जितना आपने लोन लिया था उससे। तो वो इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ये सारा मोड ऑफ रिपेमेंट क्या होगा, किस तरीके से आप पैसे चुकाओगे, ये सब जो है मिला जुला के टर्म्स ऑफ क्रेडिट आता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है बहुत सब्सटैंशियली वैरी करता है एक क्रेडिट, एक मतलब एक उधार देने वाले से
दूसरे उधार देने वाले के नेचर पे, ठीक है, क्योंकि वो अपने तरीके से ना लेगा। कोई लोग तो ऐसा बोलता है कि इंटरेस्ट वगैरह हम नहीं लेंगे, हमको जितने पैसे दिए हो उतना मान लो वापस कर दो चुपचाप। या फिर कोई तो ऐसा बोलेगा, जैसे कि अगर हम अपने पेरेंट्स या फिर अपने कोई भाई बहन से पैसे लेते हैं, तो वो क्या हमें बोलते हैं, इट्स लाइक कि वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हो गया। तो वो क्या हमें बोलेंगे कि तुम जो भी काम के लिए लिए हो वो तुम अच्छा से कर लो, दैट इज ओके इनफ, ठीक है, हमें पूरे पैसे नहीं भी चाहिए तो चलेंगे, ठीक है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई इस शर्त पे देता है कि ठीक है, जितने पैसे दिए हैं 50,000 अगर दिए तो 50,000 मेरे को वापस कर दो, मेरे को इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं चाहिए। कोई ऐसे होते हैं मनी लेंडर वगैरह होंगे गांव के, अगर कोई पुअर लोग, किसान लोग बाय करा है, मतलब कुछ बाय करा है बड़ा सा, उनको भैंसे खरीदनी है या कुछ, तो हैवी अमाउंट ऑफ लोन उठाते हैं, तो फिर उस पे वो इंटरेस्ट लगाने लगते हैं। फिर उन्हें और पैसे, वो एक तरह से वो डेट बन जाता है उनके लिए, मतलब वो कर्ज में दबते जाते हैं। तो ये सारा आप मतलब ये सारी भी एस्पेक्ट्स है। अब फॉर्मल सेक्टर देखते हैं आप, इंक्लूडिंग बैंक, कॉपरेटिव्स, आरबीआई जो है वो सुपरवाइज करती है फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन की। सारे फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन जो है वो कैसे होंगे, उसके टर्म्स में जो एक्टिविटीज होती हैं उसको चेक करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखता है कि मिनिमम मिनिमम जो कैश रिजर्व है, कैश बैलेंस है, वो मेंटेन रहना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि ऐसा नहीं है कि जितने भी पैसे हैं ना, जितने भी पैसे हैं आप सब दे दो लोगों को लोन के तौर पे। कोई भी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आए, बड़े बड़े लोग, उसको लोन भी चाहिए तो उनको दे दो, नहीं। कुछ अमाउंट जो है हमेशा जो है बैंक को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस की तरफ नहीं करना चाहिए, कुछ इथिक्स नाम का भी चीज होता है। तो कुछ कैश रिजर्व होने चाहिए जो इससे स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल बोरोवर्स को भी फायदा मिले, ठीक है। और बैंक्स को सबमिट पीरियोडिकली बैंक्स को सबमिट करना पड़ता है इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑफ देयर एक्टिविटीज, और फिर ऑडिटिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो ये सारी भी चीजें हैं। अब यहाँ पे आपका इनफॉर्मल सेक्टर में आपका ये है कि इट इंक्लूड्स कि मनी लेंडर जो होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड होते हैं, ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं। इनका कोई मतलब ऐसा, इनको बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल में यही अंतर है कि फॉर्मल का जो है वो हर कुछ आरबीआई एक्टिविटीज चेक करता है, और इनफॉर्मल में आप खुद से जो भी लेंडर होते हैं, जो भी कर्ज देते हैं या फिर जो भी उधार देते हैं, वो खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें किस तरीके से रीपेमेंट होगा, किस तरीके से क्रेडिट एक्टिविटीज चलेगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करेंगे, जीरो करेंगे या फिर बहुत परसेंटेज करेंगे, ये सब होता है। जबकि फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्पेसिफिक बैंक द्वारा तय की हुई रहती है, उसमें आप कोई भी चीटिंग या प्रॉफिट वगैरह नहीं देख सकते हो। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट मनी बैक। और उसमें कई बार लोग मारा वारा भी मतलब मारे जाते हैं इनफॉर्मल में। अगर कोई बड़े मनी लेंडर से आपने पैसे लिए हैं और आप टाइम पे नहीं लौटा सकते हो, तो वो बिल्कुल अपने आदमी भेज के, गुंडे वुंडे भेज के आपसे पैसे निकलवाएंगे। तो अनफेयर मीन्स भी कर सकता है वो लोग, और उनको कोई रोकने वाला नहीं होता, क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर है, वहां पे कोई आरबीआई या कोई भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पे आ गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक पर्टिकुलर ऐसा ग्रुप है जो 15 से 20 मेंबर्स के साथ नेबरहुड में आसपास के लोग एक साथ जुट के, वो गांव मोहल्ले के लोग जो होते हैं वो सब बनाते हैं, ठीक है। और एक साथ मिलते हैं, रेगुलरली सेव करते हैं, और जो सेविंग होती है उनकी मंथ पे, वो उनके मतलब उनके अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग 25 से 100 रुपया वो है डालते हैं, ठीक है, जमा करते हैं। और लास्ट में जिसको मतलब कोई, किसी को कोई इम्पोर्टेंट है, जैसे बीमारी हो गया, कोई गांव में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई अर्जेंसी है पैसे की, तो वहीं से जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनकी मदद करती है, ठीक है। स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप टू मीट देयर नीड्स, वो मतलब लोन वहां से उठा सकती है। अब यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसको थोड़ा सा आगे, ओके। अब हम लोग देखेंगे नोट्स, ओके। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
ठीक है, कोई भी पर्सन मनी होल्ड करता है, ठीक है, वो कमोडिटी एक्सचेंज करता है, कोई भी कमोडिटी या सर्विस जो वो चाहता है, तो मनी के थ्रू वो आराम से इसको एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, thus everyone prefer टू रिसीव पेमेंट, पेमेंट रिसीव करना चाहता है मनी में, और एक्सचेंज भी करता है मनी के थ्रू जो भी चीज वो चाहता है। दोनों पार्टीज जो होती है, पार्टी ए, पार्टी बी, या फिर जो भी पार्टीज होंगी दो, या फिर दो लोग होंगे, वो अग्री करते हैं कोई भी आइटम को बाय या सेल करने के लिए मनी के थ्रू। ठीक है, मनी के थ्रू करते हैं, और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे बोथ द पार्टीज हैव टू अग्री टू द सेम, दिस इज नोन एज, हाँ, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का एक प्रॉब्लम है कि जिस जो हम एक्सचेंज करेंगे वो सेम चीज उसको नहीं चाहिए होगी अगले को, तो हमको इसके लिए वो चीज खरीद के रखना पड़ेगा, तभी हम कमोडिटी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया टर्म्स में। ठीक है, तो वैसा हम नहीं कर पाएंगे, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी मनी जो है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे वर्क करती है, और एक पर्सन जो है वो बाय या मतलब सेल कर सकता है, बाय कर सकता है जो भी वो डिजायर करता है विद द हेल्प ऑफ मनी। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका कि बैटर सिस्टम में जहाँ पे गुड्स जो है वो डायरेक्टली एक्सचेंज होता है विदाउट द यूज ऑफ मनी, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इसका एक वांट एक एसेंशियल फीचर है। इन कॉन्ट्रास्ट है कि इकोनॉमी में मनी जो है यूज में आता है, वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप्स एलिमिनेटिंग द, हाँ, एलिमिनेट्स, ये एलिमिनेट करता है प्रॉब्लम एंड द नीड ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि दोनों इंसान को, मतलब जैसे जिनको जो चाहिए वो उनको वो नहीं मिल पाएगा, और एक तरीके से अगले को वो चीज चाहिए, तो ये कोइंसिडेंस मतलब हो जाएगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, कि किस तरीके से मनी जो है, ठीक है, वो आपको एक तरीके से हेल्प कर से कि जिसको जो चाहिए वो खरीद सकता है। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दिस इज नोन एज बैटर सिस्टम। इस तरीके से मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ पे बैटर सिस्टम एंड द नीड ऑफ मनी, बैटर सिस्टम जो है गुड्स जो है वो डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं विद द गुड्स टू कंप्लीट द म्यूचुअल नीड्स। ठीक है, एग्जाम्पल शू मेकर जो है वो पेयर ऑफ मैन्युफैक्चर शूज एक्सचेंज करेगा फार्मर्स को विद द क्वांटिटी ऑफ सम वीट्स। ठीक है, इस सिस्टम का कुछ ड्रॉबैक है, प्रॉब्लम जैसा कि मैंने कहा था, लाइक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, स्टोर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट्स एंड यूनिट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। इनकन्वीनियंस ऑफ बैटर सिस्टम ये है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बैटर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या क्या है, एब्सेंस ऑफ कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू, किसी के पास, जैसे कि अगर मैंने एक बकरी दी और एक बोरे मेरे को गेहूं मिला, या वीट कह सकते हैं, मिला आपको, तो जरूरी नहीं है कि दोनों का जो मतलब हम दोनों को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो दोनों सेम चीज नहीं है ना, दोनों के वैल्यूज में डिफरेंस है। ठीक है, मे बी दोनों को अगर हम यूज करते हैं तो दोनों से यूटिलिटी जो है, बेनिफिट जो है वो अलग अलग तौर पे मिले, तो कॉमन मेजर का कोई वैल्यू नहीं था, कोई कुछ के बदले कुछ भी एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, और डिफिकल्ट, जैसे कि अगर एक एक इंसान है, उसको मिल गया गेहूं और एक को मिल गया बकरी, ठीक है, तो बकरी अब है, तो अब उसको यार उस मतलब बहुत चीज है ना कि डिविजिबिलिटी हम नहीं इसको प्रॉपर तौर पे नहीं दिखा सकते, और कोई ग्रुप में है तो वो किस तरीके से करेगा। अब एक एक इंसान, एक फार्मर है, ग्रुप ऑफ फार्मर, वो लाया ऐसे बकरी और वो दिया, दूसरा ग्रुप दिया वीट, तो वीट तो इधर का लोग खा लेगा, लेकिन इधर का लोग अगर ऐसा बकरी है, तो बकरी है तो वो एक ही है, तो मान लो बस एक फार्मर का पेट भरेगा, ठीक है, रेस्ट ऑफ द लोग क्या होगा उसका कुछ पता नहीं। ठीक है, जबकि मेहनत वीट को उपजाने में और इसको सप्लाई करने में सबने करी है। तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी का, स्टोरिंग, डिफिकल्ट इन स्टोरिंग वेल्थ की, किस तरीके से हम सामान को रखें। अब जैसे गेहूं बेचेंगे तभी ना हमको कुछ अच्छा मिलेगा, ओके, तो कुछ अच्छा मतलब जैसे फ्रूट्स मिलेगा, तो हम, हो सकता है कि हमको अभी नहीं खरीदना है, तो तब तक मेरे फ्रूट्स सड़ जाएं, या तब तक गेहूं खराब हो जाए, तो ये सब होता है, स्टोरिंग के लिए भी प्रॉब्लम होता है। लैक ऑफ सेटिस्फैक्टरी और यूनिट टू एंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट्स, सेटिस्फैक्शन भी नहीं हो पाता है उतना, हमको मे बी हमको यार बकरी नहीं चाहिए थी, मुझे गेहूं के एक्सचेंज में मेरे को चिपका के चला गया, मेरे को दे के चला गया, बहुत अजीब नहीं लगेगा।
तो इस तरीके से ये सारी चीजें रहती। फॉर्म्स ऑफ मनी जो है वो 3 तरीके के पीरियड में अलग अलग मनी आए, जैसे कि आपका एंशियंट पीरियड में ग्रेन और कैटल जो है वो मनी के तौर पे यूज होता था, ठीक है। फिर उसके बाद मिडावल पीरियड में गोल्ड कॉइन यूज होने लगा, ओके, गोल्ड कॉइन यूज होने लगा, मेटालिक कॉइन यूज होने लगा। और फिर उसके बाद पेपर करेंसी यूज होने लगा मॉडर्न पीरियड में, और कॉइन्स जो यूज होने लगा। फिर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी देखेंगे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में देखिए, वी हैव सीन की मनी जो है ऐसा है जो कि एक्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द ट्रांजेक्शन। बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉइन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हमने देखा कि गोल्ड, कॉपर, सिल्वर के कॉइन्स या फिर ग्रेन, कैटल, ये सब को यूज करते थे एज अ मनी। फॉर एग्जांपल अर्ली एज में इंडियंस जो है वो ग्रेन और कैटल को यूज करते थे। करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी जो है वो पेपर नोट्स और कॉइन होती है। मॉडर्न money is accepted as a medium of exchange because करेंसी जो है वो ऑथराइज्ड होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, आरबीआई, ठीक है। इन द इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी इशू करती है, ठीक, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर इंडियन लॉ कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को करेंसी इशू करने का अलाउंस नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में लीगली रिफ्यूज कर सकता है एक पेमेंट्स मेड इन रुपीज। नो इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो नोट अगर रुपी के फॉर्म में अगर पेमेंट हो रहा है तो उसको लीगली रिफ्यूज कर सकता है। उसको वो लेना ही होगा कि नहीं, हम इसको वैलिड नहीं मानते हैं नोट को, हम इसको नहीं चलाते, तो ऐसा नहीं है। सबको लीगली पेमेंट उसी नोट से रिसीव करना है जो मतलब जो आरबीआई इशू करता है। अब डिपॉजिट विद बैंक, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी, लाइक मनी कैसे एक और होल्ड कर सकता है, एक तो घर में रखे, एक बैंक में डिपॉजिट करके। पीपल जो है वो डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, पैसे बैंक में ओपनिंग करते वाया ओपनिंग बैंक अकाउंट। बैंक जो है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेता है और एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है ऑन द डिपॉजिट। अब पीपल जो है उनको प्रोविजन भी मिला है कि वो विड्रॉ कर सकते हैं मनी जब भी वो चाहते हैं। डिपॉजिट अकाउंट में जो है वो विड्रॉ हो सकता है या डिमांड हो सकता है, उसको डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है। इट इज एसेंशियल फैसिलिटी जो लेंड करता है, इट इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, ठीक है, कि मतलब क्रेडिट या फिर जो लेंड करने के काम आता है, उधार देने के काम आता है। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक। चेक से पेमेंट होता है इंस्टीड ऑफ समथिंग, इंस्टेड ऑफ कैश, ठीक है। अब यहाँ पे है कि फॉर पेमेंट बाय चेक जो बायर है उसको एक स्पेसिफिक उसके पास अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट, और एक स्पेसिफिक अमाउंट के साथ उसको चेक मिलता है, उसके अकाउंट में पैसे आते हैं। एक चेक पेपर होता है जिसके बारे में टर्म मैंने पढ़ाया था ऊपर में। फिर उसके बाद है फैसिलिटी चेक जो है वो against demand deposit make it possible to directly settle payment without the use of cash। चेक जो है वो कैश के बिना ही पेमेंट को सेटल करने का एक सुविधा प्रदान करता है। अब डिमांड डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट होता है वाइडली एज द मीन्स ऑफ पेमेंट along with the currency and they constitute money in the modern economy। मॉडर्न इकोनॉमी में डिमांड डिपॉजिट्स भी मीन्स ऑफ पेमेंट में, डीडी जिसको कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, तो ये सब भी एक तरीके का पेमेंट का जरिया बन गया है मॉडर्न इकोनॉमी में। बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड्स, नो पेमेंट बाय द चेक अगेन दीज डिपॉजिट्स। इस डिपॉजिट में बैंक के मतलब बैंक के सामने इसका कोई डिमांड्स और कोई पेमेंट्स बाय चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स आर नॉट सो फार, मतलब ऐसा नहीं है। द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी लाइक करेंसी जो हो गया, जो हमारे पास है, और डिपॉजिट जो हम बैंक में करते हैं, ये क्लोजली आजकल के बैंकिंग सिस्टम को मतलब क्लोजली इंटरलिंक करता है। अब यहाँ पे लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक जो है वो कुछ स्मॉल प्रोपोर्शन रख लेती है हमारे डिपॉजिट का एज अ कैश विद देमसेल्व्स, और दिस इज एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विथड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक, और दूसरे को दे देती है, ठीक है। सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे, कुछ मतलब कुछ एक पर्टिकुलर दिन में ऐसा होता है कि ओनली सम ऑफ इट्स मेनी डिपॉजिटर, कुछ ही डिपॉजिटर जो आते हैं वो कैश विड्रॉ करने आते हैं। तो बैंक जो है कैश को, मतलब एक दिन में सब तो नहीं पहुंच जाएंगे, कोई कोई पहुंचेगा, तो बैंक जो है मैनेज कर जाती है कि कैश देने में, ठीक है। और बैंक जो है बहुत सारा जो ज्यादा पोर्शन जो होता है
मतलब पार्ट ऑफ द सेविंग्स जो हम डिपॉजिट करते हैं उसको जो है लोन में एक्सटेंड करने का काम करती है. देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स. बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए डिमांड बहुत ज्यादा है लोन्स का. बैंक जो है यूज करती है डिपॉजिट, ठीक है, टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल के लोन रिक्वायरमेंट के लिए. इन दिस वे बैंक जो है वो मीडिएट करती है सरप्लस फंड से, मतलब जो फंड ज्यादा हो गए, ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस फंड, और जिनके पास डिफिसिट है, जिनके पास कम है, जिनको चाहिए, ठीक है. बैंक चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है लोन्स पे, और व्हाट दे ऑफर ऑन एज ऑन डिपॉजिट, ठीक है, क्योंकि लोन पे अगर हायर इंटरेस्ट चार्ज करेगी तभी तो जिनका डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा, जिनका लोन एक्सटेंड किया है, तो उनको पैसा बोरो करने से हमें, मतलब किसी बोरोवर को पैसा बोरो करने से जो डिपॉजिटर है उनको बेनिफिट होगा, उनको भी इंटरेस्ट मिल पाएगा. अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर, ये जो है मेन ही सोर्स है. मतलब जो इंटरेस्ट रेट जो है जिसपे बोरोवर से वो चार्ज कर रही है और हमें जो एज अ डिपॉजिटर दे रही है, ठीक है, तो वही मेन सोर्स है बैंक के इनकम का, ठीक है. अगर बोरोवर जो है वो ए है, ठीक है, और डिपॉजिटर जो है वो बी है, तो ए पे जो ना जो ये बोरो करके ले जा रहा है और उस पे जितना परसेंट चार्ज कर रही है उतना ही परसेंट, इफ सपोज कि इस पे मान लो कि 7% चार्ज कर रही है और आपको दे रही है 4%, मतलब फॉर इंस्टेंस मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसा होता है तो आप ये देख लो कि 7% -4%, ये दोनों का डिफरेंस जो है 3% जो है वो बैंक के पॉकेट में जाता है. यानी बैंक का जो इनकम है का सोर्स है वो यही है. ओके, नाउ कमिंग टू द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. टर्म्स ऑफ क्रेडिट में हम जाते हैं तो एवरी लोन एग्रीमेंट का एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, जो बोरोवर को बिल्कुल श्योरली पे करना होता है. ओके, will have to pay. अब यहाँ पे कि ऑफ एडिशन प्रिंसिपल के जो मूलधन होता है उसके एडिशन में, और लेंडर्स जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है डिमांड करता है कोलैटरल पेपर, गिरवी रखता है कोलैटरल, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई लाइफ स्टॉक, या बोलता है कि अपना जानवर मेरे पास गिरवी रख दो, ये कर दो, ऐसे, ठीक है. अब कोलैटरल एक एसेट होता है जो बोरोवर ओन करता है और उसको एज अ गारंटी यूज करता है जिसको वो उधार दिया है उसके लिए, तब तक जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता. अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होता है, और जो मोड ऑफ रीपेमेंट होता है, टुगेदर ये सारा कंप्राइज करता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट. अब यहाँ पे है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, जो कि बैंक होता है, कॉर्पोरेटिव्स होते हैं. अब यहाँ पे होता है वी हैव सीन कि पीपल जो है वो लोन बहुत सारे सोर्सेज से लेती है. तो बेसिकली दो सोर्सेज होता है, एक होता है आपका इनफॉर्मल और एक आपका होता है फॉर्मल. ओके, अब यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ लोन व्हिच कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन, ठीक है. अब यहाँ पे अमंग फॉर्मल लोन्स बैंक और कॉर्पोरेटिव्स जो है वो फॉर्मल सेक्टर आता है, और जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं वो मनी लेंडर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, एम्प्लॉयज, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ठीक है, ये सब हो गए. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स को सुपरवाइज करती है, ठीक है, और ये भी देखती है कि मिनिमम कैश बैलेंस जो है वो मेंटेन है कि नहीं, क्योंकि कैश में आरबीआई मॉनिटर करती है कि ये जो बैंक्स हैं, ठीक है, इनको एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है, और इस के साथ साथ पेरियोडिकली आरबीआई को, हर बैंक्स को आरबीआई को रिपोर्ट देना पड़ता है कि वो कितना किसको उधार दे रहे हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या कैसे है, और ताकि कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं हो, ठीक है. साथ ही साथ नो ऑर्गेनाइजेशन जो क्रेडिट इनफॉर्मल सेक्टर में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये सुपरवाइज करे क्रेडिट एक्टिविटीज, उधार लेन देन का प्रक्रिया. अब यहाँ पे जिसको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मन करता है वो वो लेंड करते हैं, मनी उधार देते हैं, और कोई भी उन्हें स्टॉप नहीं कर सकता है कि किसी भी तरीके का मारपीट करके भी वो पैसे वापस ले सकते हैं. कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स, जो फॉर्मल लेंडर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेंडर्स जो है वो बहुत ज्यादा बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो
चार्ज करते हैं। Thus the cost of to the borrowers of the informal sector is much informal loans is much higher। तो जो borrower लोग को कॉस्ट पड़ता है ना इनफॉर्मल लोन्स का, वो बैंक चल जाए तो ज्यादा बेटर है, उनको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन इनफॉर्मल लोन्स का कोई ठिकाना नहीं है। कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही हाई हो जाता है, और कई बार अगर कोई समझने वाला लोग है, हेल्प करने वाला लोग है, तो वो माफ भी करते हैं। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगा उसका मतलब है कि बोरोवर को जो है वो लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग, अपना अर्निंग को रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा ज्यादा रिपे करना पड़ेगा लोन के लिए। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो क्रूशियल फॉर बहुत जरूरी है कि किसी को भी जो लोन मिले या लेंड हो, कोई भी मनी वगैरह कितना भी अमाउंट का, वो चीप और अफोर्डेबल होना चाहिए, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा मिनिमल होना चाहिए, ताकि वो सामने वाले के डेवलपमेंट को, उसको डेब्ट में नहीं डाले, उसको कर्ज में नहीं डाले। ठीक है, और वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि formal and informal credit, who get what? 85% of the loan taken by poor household in the urban areas of informal loan। urban household में 85% जो loans होते हैं, जो गरीब लोग लेते हैं, ठीक है, शहर में, वो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं। वो अपने कहीं जहाँ पे काम करा, या फिर मान लो कि कोई मनी लेंडर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वहां से बोरो करते हैं। अर्बन हाउस होल्ड जो है वो करते हैं टेक ओनली 10%। 10% अर्बन हाउस होल्ड जो शहर के लोग होते हैं, शहर में रहने वाले लोग होते हैं, वो 10% अपने लोन का इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं, और 90% जो है वो फॉर्मल सोर्सेज लेते हैं, क्योंकि अर्बन हाउस होल्ड्स को पता है कि समझदारी क्या है। ठीक है, तो वो लोग जाते हैं और बैंक में एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि उन्हें कल हो की थोड़ा सिक्योरिटी मिले, उनके साथ मार धाड़ नहीं हो, अनफेयर तरीके से उनको रिपेमेंट के लिए उकसाया नहीं जाए। अब यहाँ पे है रिच हाउस होल्ड्स आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स, whereas पुअर हाउस होल्ड्स हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट। रिच हाउस होल्ड जो है वो चीप लोन क्रेडिट करवा रहे हैं इनफॉर्मल लेंडर से, लेकिन जो पुअर हाउस होल्ड्स के लोग हैं, गरीब घर के लोग हैं, वो सबको बहुत ज्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है बोरोइंग के बाद। फॉर्मल सेक्टर जो है वो स्टिल मीट ओनली द हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट। रूरल पीपल के आधे ही उधार की जरूरतों को पूरा कर पा रही है फॉर्मल सेक्टर। अभी तक पूरा अच्छे से नहीं हुआ है विश्वास लोगों को बैंक पे, लोग नहीं जा पाते हैं, लोगों का अवेयरनेस नहीं है, नहीं मतलब सोचते हैं बैंक कैसे जाएं, क्या करें, लोगों को समझ में नहीं आता, नॉलेज कम है, इस तरीके की चीजें हैं। इनके लिए इनका ये रिकमेंडेशन है कि इनको अवेयरनेस डालना होगा इनमें। जो ग्रामीण बैंक है, सरकार को भी आसपास के जो ऐसा जगह जहाँ पे से बैंक बहुत दूर है, नियरेस्ट ब्रांच खोलना चाहिए, ताकि हर तरीके के लोग जा सके, उन्हें वहाँ की चीजों के लिए वर्कशॉप कराना जाए, बताया जाए गाँव में जाके, उनके वर्नाकुलर लैंग्वेज में, उनके पर्टिकुलर अच्छे से, उनको उनकी भाषा में अच्छे से, जो भी उनका रीजनल लैंग्वेज है, कि आप यहाँ पे आके ऐसे लोन ले सकते हो, ताकि उनके साथ गलत ना हो, क्योंकि वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन के चक्कर में फंस जाते हैं, और उसके कारण उनके साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो ये सारा एक सॉल्यूशन हो सकता है। अब यहाँ पे थर्स इट इज नेसेसरी कि बैंक कोऑपरेटिव जो है वो रूरल एरियाज में इनफॉर्मल क्रेडिट को रिड्यूस करे, ठीक है, और फॉर्मल सेक्टर में लोन जो है उसको बढ़ाए, ठीक है, ताकि सभी को बेनिफिट मिले इस लोन का। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट दैट की फॉर्मल क्रेडिट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वालिटी, ये ज्यादा इक्वली बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे पुअर भी चीपर लोन का बेनिफिट उठा सके। अब यहाँ पे है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पीपल। प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था कि पुअर हाउस होल्ड जो है वो स्टिल डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे, तो बैंक जो है हर जगह प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होता है ना कि कुछ लोग को लोन जो है बैंक से लेना बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो वो इनफॉर्मल सोर्स पे ही यकीन करते हैं। तो एब्सेंस ऑफ कोलैटरल जो है वो एक मेजर कारण है ना। जो लोग जैसे जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो बैंक के पास कैसे जाएंगे, क्या देंगे, क्या गिरवी रखेंगे, कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो यही चीज जो है वो प्रिवेंट करती है पुअर्स को बैंक के पास जाने में और वहां से लोन उठाने में। तो इनफॉर्मल लेंडर जैसे मनी लेंडर हो गए, या फिर दूसरे हाथ पे जो भी बोरोवर्स हो गए जो पर्सनली जानते हैं, ठीक है, आर ऑफन विलिंग टू गिव लोन विदाउट द कोलैटरल, बिना कोलैटरल के लोन दे देते हैं। हाउएवर मनी लेंडर जो है वो चार्ज करते हैं, हाउएवर जो मनी लेंडर जो है वो चार्ज करते हैं बहुत सारे मतलब हैवी रेट्स, ठीक है।
कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन और हरास भी करते हैं पुअर बोरोवर्स को। कुछ रिसेंट ईयर में पीपल जो है वो ट्राई आउट कुछ ऐसा नया वे निकाले हैं कि लोन प्रोवाइड कर सके पुअर्स को भी बिना कोलैटरल के। उनमें से एक क्या आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसका मैंने टर्म्स में आपको बताया था। थैंक यू वेरी मच। I'll attach the solution also, and I'll attach this notes also in the description. Thank you. Thank you everyone. Kindly like, share and subscribe Miss Helpy. Bye bye.